तो ये थी इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें। और आपको बता दें कि इकलौता शो है बाजार बंद होने के बाद जहां हम आपको मौका देते हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने का, अपने तमाम सवालों के समाधान जानने का। तो तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। YouTube पर जाइए और अपने सवाल पोस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और आपने किस भाव पे खरीदारी की है ये ज़रूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नज़रिया ज़रूर बताइए कि आखिर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है या लॉन्ग टर्म का, और उस आधार पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए इन सबके बीच में परिचय करा दूं। हमारे साथ राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं एंजल वन से, और शर्मिला जोशी जी sharmilajoshi.com से भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजेश जी और शर्मिला जी बारी बारी से आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन ज़रा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूँ। तो निफ्टी में देखिए 93 अंकों की तेज़ी के साथ सेटल हुआ, 25,425 के आसपास टिकने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी लगभग 234 अंकों की यहाँ पर तेजी रही, 55,725 के पास ये भी हरे निशान में क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें, अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो हरे निशान में कारोबार करते हुए और यहाँ पर भी हमें हल्की बढ़त देखने को मिलती हुई नजर आई। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आएँ तो आप देखेंगे इटर्नल लगभग 3% यहाँ पर तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बनता हुआ इटर्नल नजर आया। HDFC लाइफ में 2.25% तक की तेजी रही। सन फार्मा 0.25% चढ़कर बंद हुआ। इन्फोसिस, सिप्ला और विप्रो में 1 से 1.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। इधर निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आए तो कोल इंडिया में देखिए लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ हमने पाई। टाटा मोटर्स लगभग 1% से ज़्यादा गिरा। बजाज फाइनेंस 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ भी देखने को मिली। ट्रेंट टाटा कंज्यूमर में आधे से 1% तक की गिरावट हमने देखी। मार्केट ब्रेथ यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपके सामने लेकर आएंगे, और ये बताता है कि 1470 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और 1367 ये शेयरों की संख्या रही जो कि आज दबाव में रहे। राजेश जी, बाजार में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है, हालांकि कुछ सेक्टर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ऐसे में इस बाजार में अब कल के लिए एडवांस में रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। हफ्ते के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया था, एंड उस ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रांग अपट्रेंड में मार्केट जो है चला गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जो डिप है, जैसे कि आज भी मॉर्निंग में देखे तो गैप के बाद कहीं ना कहीं एक डिप आई थी, बट डिप में बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यही रणनीति के साथ चलना चाहिए कि कोई भी डिप आता है इंट्राडे में तो उसमें कंसिडर करना चाहिए। जो डबल बॉटम ब्रेकआउट जिसका जिक्र किया है, तो उस हिसाब से निफ्टी के जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो है अराउंड जून जून के स्विंग हाइस। तो 25,700 जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी जो डिप आता है तो डिप में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। आज जो लो बना है वहाँ पे बुलिश गैप भी रह गया, तो कहीं ना कहीं 25,300 इंट्राडे सपोर्ट के जैसा एक्ट कर सकता है कल के सत्र में। ठीक है, बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी? बैंक निफ्टी पे भी बायस पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक थीम वाइज परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप देखें बैंक निफ्टी में कैचअप मूव हो रहा है, एंड जो एंटायर फॉल हुआ है जुलाई मंथ से, तो उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट अराउंड 56,000 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें, ICICI बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ या फिर PSU बैंक्स हुए, तो उनमें एक सेक्टर वाइज काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक वाइज जो है यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, तो बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूवमेंट पर ध्यान रखना होगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप निफ्टी में अपनाइए। याद रखिए 25,300 का अहम सपोर्ट है, आगे जो है 25,600 और 25,700 तक के लक्ष्य राजेश जी की राय में नजर आ सकते हैं। शर्मिला जी, खासतौर पे मैं PSU बैंकों और BFSI सेगमेंट पर आपकी राय जानना चाहूँगा। एक अच्छी तेज़ी हमने इस बीच देखी थी, लेकिन आखिरकार ये तमाम जो शेयर थे, दिग्गज बैंक्स थे, उन सब में एक मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। तो ऐसे में लोगों के मन में हो रहा होगा कि आगे आखिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पूरा सेगमेंट अब क्या रणनीति रखी जाए?
अब मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रखनी चाहिए रणनीति, क्योंकि द क्लियर टेक अवे इज कि मार्केट एक थोड़े बहुत पुल बैक मोड में है, और गिवन द फैक्ट कि यूएस में एक रेट कट हुआ है, और उसके साथ साथ जिस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं कि दैट वी कुड बी क्लोज टू रीचिंग अ टैरिफ अग्रीमेंट, काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, सीए से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए कि मे बी बाय एक महीने में कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। और उसके साथ साथ वी सर्टेन मूव्स हैव बीन मेड इन द इंडियन मार्केट, और अभी 2-1 हफ्तों में हमें नतीजे भी सुनने को मिलेंगे। एंड माय एक्सपेक्टेशन इज दैट वी विल सी सम इंप्रूवमेंट इन नंबर्स इन द बैंकिंग एंड बीएफएसआई सेक्टर। तो इसके चलते आई थिंक कि जो पुलबैक हम देख रहे हैं कि यस, आज आई कंप्लीटली एग्री कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमने जरूर देखा, बट आई थिंक दैट दिस विल बी द सेक्टर दैट विल बिल्ड ऑन द गेन्स। तो मेरे हिसाब से आपको इस सेक्टर को लेके एक पॉजिटिव आउटलुक ही रखना चाहिए। ठीक है, तो पीएसयू बैंकों पर अभी भी पॉजिटिव नजरिया साफ तौर पर नजर आता हुआ। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। सत्येंद्र पाल जी का सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया है। पटेल इंजीनियरिंग पर राय जानना चाहते हैं और इनका दूसरा स्टॉक है वेदांता। राजेश जी, पटेल इंजीनियरिंग में इन्होंने 47 के स्तरों पर खरीदारी की हुई है और वेदांता में इन्होंने 436 के स्तर पे बाइंग की हुई है। दोनों स्टॉक पे जरा राय दीजिए। जी प्रशांत जी, पटेल इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक 35-36 के आसपास जो है एक बेस बन चुका है स्टॉक में, और एक डबल बॉटम ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक मोमेंटम जो है एक्सपेक्टेड है 44 से 45 लेवल्स तक। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 44-45 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। वहाँ पे 200 डीएमए का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। नीचे में जो है 38 के आसपास एक ओपन लो मारुबुजो का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो 38 के स्टॉप लॉस से 45 के टारगेट्स के लिए बने रह सकते हैं। वेदांता पे भी राय दीजिए। वेदांता में क्या नजरिया बन रहा है? यहाँ पर तो ये फायदे में है, 436 की इनकी खरीदारी है। जी प्रशांत जी, वेदांता में कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहा है और कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिला है, बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे में अगर आप देखें तो 445 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 470 जो है एक मल्टीपल टॉप्स के जैसा एक्ट कर रहा है। जैसे ही 470 क्रॉस करता है तो पॉसिबली वहां से 510 520 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, वेदांता में आप फायदे में हैं, यहाँ पर आपको होल्ड करने की यहाँ पर सलाह मिलती हुई 470 के लेवल पर ध्यान रखिए। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो 510 520 तक के भी लक्ष्य आने वाले वक्त में नज़र आ सकते हैं। 47 के स्तर पर आपने पटेल इंजीनियरिंग खरीदा हुआ है, जाहिर है वहाँ पर आप नुकसान में हैं, लेकिन 38 के स्टॉप लॉस के साथ 44 और 45 इस स्तरों पर आप जो है लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ पर एक बार रिव्यू भी करना होगा और बहुत हद तक आपके घाटे की भरपाई हो जाएगी। कमलेश का सवाल लेते हैं अहमदाबाद से। जियो फाइनेंस पे इन्होंने सलाह मांगी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 359 इनकी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 4000 का फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। शर्मिला जी, 359 की बाइंग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्होंने इसे रखा हुआ है जियो फाइनेंस को। बताइए आपकी क्या राय होगी? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, और इसमें उनको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि द थिंग इज कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सब जो रिलायंस शेयर होल्डर्स थे उनको ये शेयर्स मिले, और जो एक इन अ सेंस इट्स अ न्यू एंटिटी, वाइल जो उनका बिजनेस था वो थोड़े समय से चल रहा था, बट एज अ एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी, इट्स अ न्यू एंटिटी। और उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे चीजें अनाउंस की है, द डिफरेंट बिजनेस लाइंस दे आर गेटिंग इनटू। तो ओवरऑल आई थिंक आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा टू रियली एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन दीज लाइंस। और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से जो अच्छी चीज है कि जो मैनेजमेंट क्वालिटी है उसमें हम एक भरोसा रख सकते हैं, और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर देयर स्ट्रेटजीज विल वर्क इन देयर फेवर। लेकिन उस चीज के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गिवन वेयर द अर्निंग्स आर, गिवन वेयर द वैल्यूएशंस आर, काफी ठीक है, और आपको बने रहना चाहिए, और कम से कम 1-1.5-2 साल का समय देना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए और कम से कम 1-1.5 साल 2 साल जियो फाइनेंस में दीजिए तो आपको और ज़्यादा बेहतर लक्ष्य जो हैं वो हासिल हो पाएंगे। हरिओम जी का सवाल लेते हैं और इनकी खरीदारी
IRFC और संवर्धना मदरसन इन दोनों स्टॉक पे है। IRFC में इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 128 की, फायदे में है यहाँ पे। संवर्धना मदरसन का भी मैं भाव बता देता हूँ राजेश जी, 107 रुपए पे इन्होंने संवर्धना में खरीदारी की हुई है और इनके भाव के आसपास ही है। तो जो संवर्धना मदरसन है वो 107 की इनकी खरीदारी है और दूसरी ओर IRFC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 128 के भाव के आसपास खरीदारी की है। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, आरएफसी में दिखाई दे रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स के साथ एक बाउंस आया है लोअर लेवल से। ये बाउंस जो है एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि वीकली चार्ट्स में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, नियर टर्म में 138 के लक्ष्य रखे। ऑन द लोअर साइड एक स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे अराउंड 125 के आसपास। अगर 125 अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में वापस डाउन साइड हो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 125 का स्टॉप लॉस होगा और 138 के जो है नियर टर्म लक्ष्य होंगे। दूसरा जो काउंटर है इनका संवर्धन मदरसन सुमित। तो ये स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लास्ट 2 दिन से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मोड में है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इसमें बने रहने की सलाह होगी। नीचे में 105 के आसपास एक बुलिश गैप रह गया, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द हाई साइड हम एक्सपेक्ट करें स्टॉक जो है अराउंड 120 से 122 के लक्ष्य जो है नियर टर्म में 1 से 2 वीक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह। IRFC 125 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और यहाँ पर 138 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं। शामिल अगर हम संवर्धना मदरसन सुमी की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 105 का रखना है। 120 और 122 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको मिल सकते हैं। चलिए अगला सवाल धीरज शर्मा जी का लेते हैं। राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है और इनका जो स्टॉक है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। 190 शेयर हैं इनके पास और 332 के भाव पे इन्होंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदा हुआ है, नुकसान झेल रहे हैं। दीपक नाइट्राइट इन्होंने 2330 के भाव पे खरीदारी की हुई है और दोनों में ही नुकसान झेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। बताएं शर्मिला जी, दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी, दीपक नाइट्राइट और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स? तो पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं। ओवरऑल इट्स ठीक है स्टॉक, वैल्यूएशंस भी ठीक है, तो मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत प्राइस होगा बेचने का, तो इसमें आपको बने रहने की सलाह होगी। और जहां तक दीपक नाइट्राइट का सवाल है, आई एम लिटिल मोर पॉजिटिव ऑन दीपक नाइट्राइट गिवन जो उनके प्रोडक्ट्स है और जो नतीजे रहे हैं, तो वंस अगेन इट विल बी अ होल्ड। चलिए, तो दीपक नाइट्राइट और लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोनों पे आपको बने रहने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अजीत सिंह जो हैं उनका सवाल लेते हैं और रेवाड़ी से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। रेल टेल पर राय जानना चाहते हैं। 5500 शेयर हैं इनके पास और 425 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहते हैं। राजेश बताइए, रेल टेल पिछले दिनों तो हमने रेलवे शेयरों में एक अच्छा उछाल देखा था और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। रेल टेल में 425 की खरीदारी है अजीत की। देखिए प्रशांत जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। रेलवे स्टॉक जो है मोमेंटम में है और एक क्रूशल लेवल्स को भी स्टॉक ने जो है ब्रेक किया है। नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से स्टॉक जो है 440 से 450 के लेवल जो है रिटेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 375 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा बेस है, तो नियर टर्म में बने रहने की सलाह होगी 450 के नियर टर्म लक्ष्य के साथ। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह रेल टेल में मिलती ही हुई और 400 के ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। राजन का सवाल लेते हैं। पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं और वैसे तो अभी पीएसयू पर काफ़ी राय दी, एक विस्तृत नज़रिया पूरे सेक्टर पर जो है वो पॉजिटिव ही दिया शर्मिला जी ने, लेकिन पीएनबी पे चूंकि इनका सवाल है तो लेना पड़ेगा। 104 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फायदे में है पीएनबी में। शर्मिला जी, आगे आपको क्या लगता है, पीएनबी में मोमेंटम बना रहेगा? तो थोड़ा एक्सपैंड करेंगे जो पहली बात की है उस पर कि डेफिनेटली होल्ड तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है
उनमें भी व्हिच आई विल लीव एसबीआई आउट ऑफ इट, क्योंकि मेरे हिसाब से एसबीआई आपके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो वो आपके पास अगर आप बैंकिंग में एक्सपोजर है तो एक एसबीआई होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाकी जो बड़े पीएसयू बैंक्स माने जाते हैं उनमें अगर आप गिनती करें तो पीएनबी की होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा की होगी, कैनरा बैंक की होगी। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तो आई थिंक ये जो स्टॉक्स है इनमें बहुत अभी एक पॉजिटिव राय बन रही है, और अगर ये स्टॉक्स आपके पास है तो इनमें जरूर बने रहना चाहिए। तो बेहतर ज़्यादा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे स्टॉक का फिलहाल नज़र आते हुए। कृष्ण का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। और राजेश जी, इनकी जो खरीदारी है वो केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे है। 215 इनकी बाइंग प्राइस है और पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए, होल्ड करूं या सेल कर दूं? राजेश जी। जी प्रशांत जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट कल कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, वॉल्यूम्स भी काफ़ी एक अच्छे सर्ज के साथ देखने को मिला था। तो शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बट सलाह होगी कि बाउंस में एग्जिट कीजिए। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है मार्केट में, कहीं ना कहीं कहीं भी करेक्शन आता है तो ये स्टॉक पहले पीटेगा। तो फिलहाल बाउंस में एग्जिट की सलाह होगी। ऊपर में अगर आप देखें तो 225 से 230 के आसपास मल्टीपल टॉप्स है, एंड वहां पे हमने देखा था कि जुलाई मंथ में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। तो कोई भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 225 तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और जिन स्तरों से जाकर फिसलता है, 225 का लेवल आपको राजेश जी ने बताया, उन स्तरों पर कोई उछाल आता है तो आप वहां से निकल जाइए। राजेश जी, अगर यहां से निकलें तो फिर कहां पर आपको लगता है कि खरीदारी करना सही रहेगा? देखिए, बैंकिंग स्पेस डेफिनेटली काफी अच्छा लगे। बहुत सारे काउंटर्स जो है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, तो एक लास्ट में एक करेक्शन मोड में थे, बट एक करेक्शन के बाद वापस जो है एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप पीएसयू बास्केट देखें तो पीएसयू बास्केट में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग एज अ होल अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं विद इन 6 to 8 मंथ्स के हिसाब से। चलिए, तो बैंकिंग पर रखिए नज़र। और अभी थोड़ी देर पहले एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी लिया शर्मिला जी ने, तो यहाँ जो उछाल आए वहाँ पर निकल के बैंकिंग पर फोकस कीजिए। मनोज जो गुप्ता मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है, टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं। 866 की इनकी खरीदारी है और नुकसान फिलहाल यहाँ पर इनको 12,500 के आसपास होता हुआ, लेकिन अभी 1 साल और देना चाहते हैं स्टॉक को। वैसे तो शर्मिला जी, ऑटो में काफ़ी बेहतर ट्रेंड्स पिछले दिनों नजर आए, लेकिन टाटा मोटर्स एक अलग स्टडी हो जाती है, एक अलग केस हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं उस पूरे ऑटो पॉकेट में कई वजहों से अलग से देखना पड़ता है। आपकी राय? बिल्कुल अलग से देखना पड़ता है, बिकॉज टुडे इफ यू ऑनेस्टली सी, अगर आप देखेंगे तो इनके इतने मूविंग पार्ट्स है, क्योंकि एक उनका जेएलआर पीस है, जैगुआर लैंड रोवर, विच इज अ बहुत बड़ी सब्सिडियरी है ओवरसीज। और अभी फिलहाल थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो एक पुल बैक आया है स्टॉक में, उसकी वजह ये भी हुई है कि जिस तरह से चीजें यूएस में हुई है, क्योंकि उनका काफी बड़ा सेल्स, बड़े सेल्स वहां पर होते थे। तो किस तरह से ये चीजें इम्पैक्ट होती है आगे चलकर, चेंजिंग सिचुएशन इन यूरोप एक्सेट्रा, तो वो एक बड़ा हिस्सा बन जाता है कंपनी का। फिर एक बड़ा हिस्सा बन जाता है कमर्शियल व्हीकल्स, फिर एक बड़ा हिस्सा बन जाता है पैसेंजर व्हीकल्स। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सभी ठीक ठीक चल रहे, ओवर आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ बहुत है नहीं नंबर्स में। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से एक एक करके सुलझ जाएंगे। अभी जैसे जीएसटी कट आया है, सो वी कैन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट कि पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि टाटा मोटर्स हैज अ गुड प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो उनके फायदे का होगा आगे चलकर। तो थिंग्स विल चेंज। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये शेयर्स है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स थोड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन हैविंग सेड दैट उनके सब पार्ट्स काफी अच्छे हैं। सुभाष जी का सवाल लेते हैं और मैक्स हेल्थ केयर पर राय जानना चाहते हैं। राजेश जी ज़रा बताइए, 1270 शेयर हैं इनके पास और ये थोड़ा सा चेंज हो गया। मैक्स
हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 1270 इनकी बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी इन्होंने 70 रखा हुआ है, तो ये जरा ठीक कर लीजिए। तो मैक्स हेल्थ 1270 के भाव से कैसा लग रहा है आपको राजेश जी? अ, आज एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, अराउंड 2% के गेन्स देखने को मिले थे। प्राइजेस जो है अराउंड 200 डीएमए के आसपास बेस बना रहे। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। 1140 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट करें कि 1250 1280 जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 1140 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की यहाँ पर आपको सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन YouTube पर अपने सवाल भेजते रहिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। शर्मिला जी, फटाफट से बताइए आज आपकी VIP पिक कौन कौन सी है? आई एम रिकमेंडिंग एसबीआई लाइफ। एक तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस काफी पसंद है और उसमें अगर आप एसबीआई लाइफ के नंबर्स देखेंगे तो जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी जो मार्जिन कहलाता है, जो एक बहुत अहम मार्जिन है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, वो इनका बहुत बेहतर है। और आगे चलकर यही उनकी जो उन्होंने कहा है कि जो कैगर रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी इसमें। तो एक 2000 का टारगेट रखकर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। ठीक है, 2000 के लक्ष्य के लिए SBI लाइफ खरीदने की सलाह शर्मिला जी की। राजेश जी, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? जी, मेरा पहला बाय है HDFC लाइफ पे। यहाँ पे आप देखें तो ऑलरेडी एक मंथली पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट GST 2.2 के बाद कहीं ना कहीं एक टेंटेटिवनेस देखने को मिला था। बट आज हमने देखा कि 89 EMA पे सपोर्ट लेके वापस जो है अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो 763 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। नियर टर्म में 820 के लक्ष्य रहेंगे। दूसरा जो बाय कॉल है वो है मैनकाइंड पे। आज हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छे हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग देखने को मिला था और मैनकाइंड में भी एक स्ट्रॉन्ग डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे 2565 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। नियर टर्म में हमारे एक्सपेक्टेशन है कि 2820 का नियर टर्म लक्ष्य रहेगा। मैनकाइंड फार्मा में भी आपको बता दिया गया लक्ष्य और स्टॉप लॉस का, विशेष रूप से ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे राजेश जी इस अहम राय के लिए। शर्मिला जी, आपका भी शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप अपने सवाल हमें पहुंचाते रहिए। कल जब आपसे जुड़ेंगे तो आपके सवालों के समाधान देंगे। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।